तो बेटा हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मॉक वाला डेटा रिस्पॉन्स है जो हमारा रह गया था। मॉक का पूरा पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक लाइट पहले ऑफ करते हैं अगर आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, पूरी नहीं, एक लाइट तो खोलो। सही। अच्छा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना मॉक का सेक्शन ए। अक्टूबर नवंबर 24, पेपर 21 था ये आप लोग का। इसके अंदर भी आप लोगों ने बेटा बड़ी मिस्टेक्स की हुई है। देखो मेरी बात सुने। अगर आप लोग सेक्शन ए में 20 में से तकरीबन भी 14-15 मार्क्स ले आते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मार्जिन है ए सिक्योर करने का। और 14-15 मार्क्स इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होते। देखिएगा यहाँ पे डेटा रिस्पॉन्स क्या कह रहा है। इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना। Argentina's annual inflation rate increased from just over 40% in Feb 2021 to just over 50% in January 2022। कह रहे हैं जी हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 40% से किसके ऊपर चला गया, 50% के ऊपर चला गया। Argentina's annual inflation rate as measured by changes in CPI over 12 months is shown in figure 1.1। आपका सीपीआई यहाँ पे गिवन है पिछले 12 महीनों का। वो कह रहे थे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन आ रही है, ठीक है। आगे सुनिएगा। अब अगर आप एक चीज को देखें, कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है और फिर बाद में जाके थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया, लेकिन किसी भी सूरत में ये डिफ्लेशन के फेज में एंटर नहीं हुआ है। ये किसी भी सूरत में डिफ्लेशन यानी कि नेगेटिव इन्फ्लेशन के फेज में एंटर नहीं हुआ है। ये जो केस आपके पास आ रहा है ये डिसइन्फ्लेशन का केस। डिसइन्फ्लेशन का मतलब परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रही है लेकिन पहले के मुकाबले में कम रेट से। महंगाई अभी भी आ रही है आपके पास। Annual rate of inflation in Argentina, February 2021 to January 2022. Argentina has the fifth highest inflation rate in the world after Venezuela, Sudan, Suriname and Zimbabwe। कहते हैं जी अर्जेंटीना का 5वें नंबर के अंदर इन्फ्लेशन रेट आता है आफ्टर दीज कंट्रीज। ओके, क्या क्या है, वेनेजुएला है, सूडान है, सरीनेम है और जिम्बाब्वे। It is forecast to continue to rise during 2022 to reach an annual rate of between 55% and 58% by the end of the year। कहता है जी अंदाजा हमारा ये कहता है कि ये तकरीबन भी 55% से 58% के बीच में आएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। One of the main reasons for this high rate of inflation is excessive growth of the money supply। तो यहाँ पर उसने आपको रीजन बता दिया है। रीजन क्या बताया, मनी सप्लाई आपके पास बढ़ रही है। यानी कि यहां पर वो किसके साथ लिंक कर रहा है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। कहता है जी आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपकी कंजप्शन बढ़ेगी, आपकी सेविंग कम होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे, द नीड टू लोअर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना इज कंसिडर्ड एसेंशियल बाय मेनी इकोनॉमिस्ट। कहता है जी बहुत से इकोनॉमिस्ट ने ये सजेशन दिया है कि आप इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा आपको, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अर्जेंटीना को जो है अपना इन्फ्लेशन रेट कम करना पड़ेगा। आगे है, the government of Argentina has tried to control the increase in the rate of inflation by imposing maximum price on 1432 products। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम प्राइस लगा दी 1432 प्रोडक्ट के ऊपर। This has the advantage of limiting price increases, but such a policy can also have a number of disadvantages। कहता है जी इस पॉलिसी से चलो हमें एक तो एडवांटेज मिला कि हमारी प्राइसेस जो है वो फिक्स हो चुकी है, उसके ऊपर नहीं जा रही, लेकिन इस पॉलिसी के अपने भी बेशुमार मसले मसाइल हैं। One such disadvantage is the creation of excess demand in the market। कहता है जी एक प्रॉब्लम आपके पास इनमें से क्या है, क्या होना शुरू हो जाती है, एक्सेस डिमांड, यानी कि ठीक है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। मैक्सिमम प्राइस के बाद, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस कैसे लगती है, ये डिमांड सप्लाई आया, ये मार्केट इक्विलिब्रियम चल रहा है आपके पास, मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ऐसे लगाती है। तो जब ऐसे लगाएगी, यहाँ पे डिमांड आ गई, यहाँ पे सप्लाई आ गई, ये गैप किसका क्रिएट हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से मामला चल रहा है। Another policy has been to increase interest rate। तो दूसरी पॉलिसी हमारे पास क्या है कि जी आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। पॉलिसी नंबर वन क्या थी, मैक्सिमम प्राइस। पॉलिसी नंबर टू क्या है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है। In January 2022, Argentina's central bank raised its interest rate from 38% to 40%, but many economists argued that this increase was insufficient to control inflation। कहता है जी हुआ ये कि सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया फ्रॉम 38% टू 40%, बट बहुत से इकोनॉमिस्ट इस चीज को आर्ग्यू करते हैं कि यार ये इनसफिशिएंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्यों इनसफिशिएंट है? क्योंकि आप देखें, आपकी इन्फ्लेशन रेट चल रही है 55% से 58%, मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगी। आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 38% से 40% के बीच में। कहने का मकसद ये है कि योर इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन योर इंटरेस्ट रेट। तो ये कभी भी इस तरह हल नहीं कर सकता। योर इंटरेस्ट रेट शुड बी ग्रेटर देन द इन्फ्लेशन रेट, तभी तो आपकी रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तभी तो आपकी रियल सेविंग बढ़ेगी, लोग सेव करना शुरू करेंगे। खैर एनीवेज, दिस इज बिकॉज द रियल इंटरेस्ट रेट विल बी नेगेटिव। देखो उसने खुद एक बात बता दी। लोग क्यों ये जो इंटरेस्ट रेट है जितना हमने रखा हुआ है 38 to 40%, ये क्यों फायदेमंद नहीं होगा? क्योंकि हमारा रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, नेगेटिव। A more appropriate monetary policy would be to lift the interest rate above the inflation rate so that the real interest rate will be positive। कहता है जो ज्यादा बेहतर आपके पास पॉलिसी होगी वो क्या होगी कि आप इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रखें। जब आप इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रखेंगे तो लोगों के लिए रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो जाएगा और लोग फिर रियल मायनों में सेविंग करना शुरू करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है? नहीं, बस ये आपका पूरा डेटा रिस्पॉन्स था और ये आपके सारे केस था। ठीक है, अब आइएगा जरा अपने हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में देखते हैं क्या चीजें मांग रहा है वो आपसे। कहता है जी, यूजिंग द डेटा इन फिगर 1.1, describe the trend shown in the annual inflation rate in Argentina over the period February 2021 to January 2022। कहता है जी फरवरी 2021 से लेके जनवरी 2022 तक क्या मामला चल रहे हैं। देखो ये फरवरी है, ठीक है, 2021, और कहां तक मांग रही है, जनवरी 2022 तक, यानी कि यहां तक मांग। मैंने आपको ट्रेंड निकालना कैसे सिखाया था कि आप फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, एरो बना के चेक करेंगे कि आपके पास क्या ट्रेंड आ रहा है, कि पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है या फिर एक नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, अब बेटा बात सुनो। मैं यहाँ पे एक डॉट बनाया, ठीक है, एक डॉट मैंने यहाँ पे बनाया। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, कैसी लाइन बन रही है, अपवर्ड के डाउनवर्ड? अपवर्ड स्लोपिंग। तो हमें ये बात तो समझ आ गया कि ओवरऑल ट्रेंड आपके पास कैसा चल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है या पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है या अपवर्ड ट्रेंड है या पॉजिटिव ट्रेंड है। ठीक है, राइजिंग ट्रेंड। अच्छा, और ये भी आप बता दें कि भाई कहां से लेके कहां तक गया। 40.7% से हम लोग चले गए जी 50.7%, यानी कि ओवरऑल हमारे पास ये चेंज आ रहा है। यहां पर आपको मिलेगा एक मार्क। दूसरा मार्क कहाँ पे मिलेगा, आप इस चीज को जब नोटिस करेंगे कि आपका ट्रेंड जो है वो इस एरिया में टूट रहा है। टूटने का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक हम लोग अपवर्ड गए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक अपवर्ड गए, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड आया, फिर अपवर्ड आया और फिर वो थोड़ा सा डाउनवर्ड आना शुरू हो। ठीक है, तो आपने इसको एक बात बतानी है कि ये जो हमारे पास महीने हैं कौन कौन से, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनके बीच में थोड़ा बहुत गेम आपका खराब हुआ था। सही है, तो थोड़ा बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड आपके पास आया था। ओवरऑल देखा जाए तो अपर ट्रेंड है, ओवरऑल अपर ट्रेंड है, बट इस मंथ के बाद ट्रेंड आपका डाउनवर्ड होना शुरू हो, यहाँ पर आपको रिमेनिंग दूसरा मार्क मिल जाएगा। समझ गए बात को भाई, क्लियर है? इस तरीके से दो मार्क आपके पूरे हो जाएंगे इधर। पार्ट बी, व्हाट इज मेंट बाय रियल इंटरेस्ट रेट विल बी नेगेटिव इन अर्जेंटीना इन जनवरी 2022। यहाँ पर मेजोरिटी ने भंड मारे में हैं। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय रियल इंटरेस्ट रेट विल बी नेगेटिव। आप लोग मुझे डेफिनेशन दे रहे हैं व्हाट इज रियल इंटरेस्ट रेट।
कि जी रियल इंटरेस्ट रेट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। भाई उसने वो चीज तो पूछी भी नहीं है। उसने पूछा भाई ये बात आपसे? वो तो कह रहे हैं कि नेगेटिव का मतलब क्या है। तो आप उसको इस तरीके से बताएं कि रियल इंटरेस्ट रेट विल बी नेगेटिव मींस दैट द इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द बैंक्स। खत्म। इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है और बैंक का इंटरेस्ट रेट आपके पास कम है। यहां पे कितने मार्क मिल जाएंगे? एक। जिन्होंने ये बात भी लिखी भी है कि इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, उन्होंने परसेंटेज नहीं बताई। भाई परसेंटेज बताने का दूसरा मार्क है आपका। बताओ जरा, यहां पे देखो आपके पास कितने से वो आ रही है चीजें। ये देखो, ये महंगाई का रेट है ना, ये इन्फ्लेशन है। जनवरी में क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है? 50.7। ठीक है, जनवरी में ये चल रहा है 50.7। और जनवरी में आपके पास इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 40%। तो 50.7 -40, या इस तरह कर ले, 40 जो कि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट है, -50.7 जो कि आपके पास इन्फ्लेशन रेट है। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? -10.7%। -10.7%। ये अमाउंट आपने लिखनी है, तब जाके आपको दूसरा मार्क मिलेगा। सही है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं तब रियल इंटरेस्ट रेट आता है। सर अगर हम सिर्फ इन्फ्लेशन डिक्रीजिंग इन अगस्त लिखे तो मार्क नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन तो डिक्रीज हो ही नहीं रही भाई। इन्फ्लेशन कहाँ डिक्रीज हो रही है? तो आपने जब वैल्यू लिखी 10.7 की, आपको रिमेनिंग दूसरा मार्क मिल जाएगा। समझ गए बात को? बेटा वो ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है। ट्रेंड यहां से डिक्रीज होना शुरू हुआ है, ओवरऑल ट्रेंड आपका पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है भाई। तो दो सवाल हमारे हो गए। तो इस तरह की चीजों में जहां पर कैलकुलेशन होती है तो भाई ख्याल रखा करें, वहां पे आपने कैलकुलेशन बतानी होती है। आगे आ जाए। Consider the extent to which having the fifth highest inflation rate in the world is likely to be a problem for Argentina। इस सवाल में भी लोगों ने बड़े बड़ मारे हुए थे भाई, बहुत बड़ मारे हुए थे। भाई आप लोगों को मैंने अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन नहीं पढ़ाया? मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, परचेजिंग पावर गिर जाना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना, और क्या बताया था? वैल्यू ऑफ करेंसी का गिर जाना, रियल इनकम गिर जाना, पेंशन अर्नर्स के ऊपर मसला, लेंडर बोरोवर पे मसला। क्या ये बातें मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी? कोई सी भी दो बातें लिखनी है आपने। इंपोर्टेड क्यों आएगा? तो वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थोड़ी होती है। उनके हिसाब से तो लिखना ही नहीं है हमने हमने तो अपने हिसाब से लिखना है ना। आप इस पॉइंट को ऐसे डेवलप करेंगी कि भाई अगर, चलो लिखो जरा, मैं बताता हूँ, लिखना स्टार्ट करें। एक पॉइंट में बता रहा हूँ, फॉरेन एक्सपोर्ट्स वाला बता रहा हूँ। लिखना स्टार्ट करें कि भाई क्या नाम है कंट्री का, अर्जेंटीना बीइंग द फिफ्थ highest inflation rate in the world, Argentina having the fifth highest inflation rate in the world, having the fifth highest inflation rate in the world, will make exports expensive, will make exports expensive and less price competitive, and less price competitive, less price competitive in the international market, in the international market. Full stop. As a result, exports of Argentina will fall. Exports of Argentina will fall, which might lead to balance of trade deficit, which might lead to balance of trade deficit,
एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, फुल स्टॉप। क्या इतना इजी सा पॉइंट था? तकरीबन 3 से 4 लाइनों का पॉइंट है, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आप एक और क्या बता सकते हैं, आप बोलेंगे जी पेंशन अर्नर्स की बात कर लें कि जी पेंशन अर्नर्स हैव फिक्स्ड इनकम, they have to fulfill their necessities in that limited amount that they have. If inflation rate rises, it will be difficult for them uh, to manage their necessities in limited amount of resources. As a result, the purchasing power will fall, leading to fall in the standard of living. खत्म। दूसरा पॉइंट आ गया। क्या आ गया है पार्ट डी पे? अच्छा, इसके अंदर फिर आपने जजमेंट भी बतानी है। पार्ट सी में, सॉरी ये मेरा रह गया था। जजमेंट क्यों बतानी है? क्योंकि उसने क्या बोला भाई, कंसिडर द एक्सटेंट, कंसिडर द एक्सटेंट, कि भाई ये कितना सीरियस है। सही है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे कंक्लूजन बता सकता हूँ अपने हिसाब से। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ जी ये सीरियस है। ये क्यों सीरियस है? क्योंकि अराउंड कितने परसेंट आप इन्फ्लेशन के बीच में जा रहे हैं? 55% से लेके 58% के बीच में जा रहे हैं, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई आपके लिए बड़े मामला खराब होना शुरू हो जाएंगे। अगर तो आप कहते हैं कि हाँ जी वो है, खतरनाक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी बेनिफिशियल है, तो आप उसको ये बताएं कि भाई इंटरेस्ट रेट तो कम ही है ना आपका इन्फ्लेशन के मुकाबले में। जब इंटरेस्ट रेट कम है तो लोगों को लोन कंपैरेटिवली चीप पड़ेगा। लोगों को जब लोन कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, ज्यादा मशीनरी की तरफ जाएंगे, तो फिर ओवरऑल अर्जेंटीना को फायदा होगा। समझ रहे हैं बात को? मैं इस तरीके से भी डेवलप कर सकता हूँ अपने कंक्लूजन में। ठीक है, एक मार्क कंक्लूजन का है इसके अंदर 4 में से। पार्ट डी। पार्ट डी क्या कहता है? assess whether the potential benefits of introducing maximum price on 1,432 products in Argentina are likely to outweigh the potential disadvantages। कहता है कि यार अगर मैं मैक्सिमम प्राइस लगाता हूँ 1432 प्रोडक्ट के ऊपर, क्या ये फायदेमंद होगा या क्या ये नुकसानदेह होगा? बताएं, डिस्कस करें, आपकी मर्जी है, कंक्लूजन आप लोगों ने देना है। अब इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर तो आपने डायग्राम बना दी है तो सही है, अच्छी बात है। लेकिन एज सच जरूरत नहीं। क्योंकि जो डेटा रिस्पॉन्स का 6 मार्क का, 5 मार्क का सवाल होता है, 4 मार्क का सवाल होता है, उसके अंदर ऐसा जरूरत नहीं होती कि आप डायग्राम बना के अपने केस को सपोर्ट करें। सीधी सीधी बात भी अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के लिए एकदम समझ जाएगा। तो जी, बेनिफिट्स क्या होते हैं मैक्सिमम प्राइस के? पार्ट डी की हम लोग बात करें। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो मैक्सिमम प्राइस क्या होती है कि यहां पर आपके पास प्राइस लेवल जो है ना वो फॉल होना शुरू हो जाती है। आपकी प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती हैं। जब आपकी प्राइसेस गिरती हैं, तो उससे क्या होता है कि इट बिकम्स इजियर फॉर पुअर हाउस होल्ड्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है। तो जब प्राइसेस कम होती हैं तो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। अफोर्डेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। और ये जो है कि उनको ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा होता है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास जब प्राइसेस कम हो रही है तो अर्जेंटीना का एक मसला, जो इन्फ्लेशन आ रही थी, इन्फ्लेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाउएवर, मैक्सिमम प्राइस की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आती है, उसने केस में भी आपको एक बात बताई हुई थी, एक्सेस डिमांड यानी कि शॉर्टेज। शॉर्टेज का मसला आना शुरू होता है। इसके अलावा दूसरा मसला आपके पास यहाँ पे क्या आता है बेटा? दूसरा मसला आपके पास यहाँ पे आता है ब्लैक मार्केट वाला, जो आप लोगों ने इलीगल मार्केट के बारे में पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने लॉन्ग क्यूज के बारे में पढ़ा हुआ है। क्यू यू ई, क्यू की स्पेलिंग क्या होती है? लाइंस लिख दो यार, सीधा सीधा। ये होती है मेरे ख्याल में क्यूज की स्पेलिंग। आपके पास लॉन्ग क्यूज आना शुरू हो जाती हैं। सही है, आपके पास लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। और ये भी सब आपके ड्रॉबैक्स है। मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। ठीक है। इनफॉर्मल मार्केट क्रिएट हो जाती है। तो एक से दो बेनिफिट, एक से दो ड्रॉबैक। 6 मार्क का इतनी लंबी करने की आपको जरूरत है, आज सच है।
क्या भाई मैक्सिमम प्राइस आपको फायदा देगी या नहीं देगी? अब देखिए यहाँ पे 2 मार्क इवैल्यूएशन के, 2 मार्क फॉर इवैल्यूएशन। भाई मैं अगर आपकी जगह पे होऊंगा, मैं मैक्सिमम प्राइस के हमेशा अगेंस्ट में होऊंगा। मैं कभी भी मैक्सिमम प्राइस को सपोर्ट नहीं करूंगा। उसके पीछे वजह ये है कि आपके पास जो जो प्रॉब्लम्स है, अब आप लोगों को मैंने 3 ड्रॉबैक्स यहाँ पे बताए हुए हैं, आपको ये एक बचा लो, उसको कंक्लूजन में डाल देना कि भाई मार्केट की फ्रीडम चली जाती है। ये प्रॉब्लम भी है कि आपकी मार्केट की फ्रीडम खत्म हो जाती है। सही है, मार्केट की फ्रीडम खत्म हो जाती है। तो आप बोले जी मार्केट की फ्रीडम चली जाती है, क्यों चली जाती है, ये मसले मसाइल हैं, आपने इस तरीके से बताया। अच्छा, अनऑफिशियल इकोनॉमी आती है, इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे होते हैं, तो आपकी देखो ये इवैल्यूएशन चल रही है थ्रू आउट। तो भाई मेरे हिसाब से ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह, कोई मसले वाली बात है। अब आओ जरा पार्ट ई पे। पार्ट ई का क्राइटेरिया भी सेम चलेगा, 2 मार्क फॉर के लिए, 2 मार्क अगेंस्ट के लिए, और 2 मार्क इवैल्यूएशन के लिए। Assess the potential benefits and limitations of using monetary policy to control inflation in a country such as Argentina. अगर आप अर्जेंटीना में ऑपरेट करते हैं तो जरा मुझे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताइएगा मॉनेटरी पॉलिसी के। तो अब यहाँ पे देखिएगा भाई, हम लोग कर रहे हैं पार्ट ई। पॉजिटिव्स क्या होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के? देखो, जब मॉनेटरी पॉलिसी आपके पास लगती है तो लॉजिकल सी बात है, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी लगाएंगे ना। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आप लगाएंगे, उसके अंदर क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी। जब ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड फॉल होती है तो बेटा प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आता है? फॉल होती है। तो पहला बेनिफिट तो आपको ये मिल गया कि प्राइसेस आपके पास कम होना शुरू हो जाएगी। सेकंड बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है कि देयर इज अ चांस कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए। सही है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाए। एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस कम हो रही है। प्राइसेस कम होंगी तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना, वो भी पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव्स की तरफ जाना शुरू करें तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। लॉजिकल सी बात है कि लोग स्पेंड तो कर नहीं रहे, लोग सेव पे सेव किए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। तो एग्रीगेट डिमांड कम होने से आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। दूसरा मसला, दूसरा मसला ये है कि भाई इट इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फॉरेन से अफेक्ट नहीं लेके आती, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ठीक है। और फिर जो मैंने आपको एक बात बताया था कि कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स टुवर्ड्स चेंज इन इंटरेस्ट रेट, कि भाई कंज्यूमर का रिस्पॉन्स जो है या हाउस होल्ड का रिस्पॉन्स जो है वो वेरी करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या इज इट नेसेसरी कि मैं सेव करना शुरू कर दूंगा? अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो क्या इज इट नेसेसरी कि मैं सेविंग ही नहीं करूंगा? तो कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स कि वो क्या समझता है भाई, क्या वो सेव करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स। सही है। अब मैंने दो तीन, मैंने तकरीबन 5 पॉइंट आपको बता दिया, आपने 5 नहीं लिख रहे। यहां पर मार्किंग ऐसे होती है कि अगर आपका आंसर वन साइडेड है, यानी कि आपने सिर्फ फॉर में बात की है, अगेंस्ट में आपने बात नहीं की, तो आपको मैक्सिमम 3 मार्क मिल जाएंगे। सही है। या अगर आपने सिर्फ अगेंस्ट में बात की है, फॉर में बात नहीं की, तो मैक्सिमम 3 मार्क मिलेंगे, 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे। टू गेन 6 मार्क्स आपको टू साइडेड जाना पड़ेगा। अब जरा बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स का जो पार्ट था, जो बॉडी थी आंसर की, करेक्ट थी सबकी, सबने बेनिफिट ड्रॉबैक बता दिया मॉनेटरी पॉलिसी के क्या हो। लेकिन यहां पर भी भाई पता नहीं क्यों लोग कहते हैं जी इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, सप्लाई साइड बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। जब उसने आपको पीछे लिख के दिया हुआ है कि मेन रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है लिख के दिया हुआ है ना उसने, आप लोगों को लिख के दिया हुआ है कि भाई मनी सप्लाई बढ़ी है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रही है, यही मेन रीजन दिया हुआ है। तो भाई आप लोग क्यों जो है वो फजूल में वो उसको जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? भाई अगर आप डॉक्टर हैं, एक बंदे का हाथ टूटा हुआ है तो आप उसका हाथ ही जोड़ोगे ना, टांग जोड़ने थोड़ी बैठोगे उसकी। जब उसने आपको बताया है कि मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, तो यस गो फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, खत्म हो गई बात। इसमें क्या सोचना ज्यादा। बोले जी यस, अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द केस इन्फ्लेशन रेट इज अराउंड 50.7%,
whereas the interest rate is 40%, which means that there is negative real interest rate. So in order to clear out the inflation problem, government will have to increase interest rate, which is by reducing money supply in the economy, as the main reason for inflation was increase in money supply. खत्म हो गई बात। समझ गए बेटा बात को? तो जरा सा दिमाग इस्तेमाल किया करें, देखा करें कि वो आपको ऊपर केस में क्या दे रहा है। हाँ, अगर तो वो साइलेंट होता, वो ऐसी कोई बात ही नहीं करता, वो बात ही नहीं करता कि भाई ऐसा कोई मसला चल रहा है, फिर हम कहते हैं भाई इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव दैट आर कॉजिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तब आप डिपेंड्स वाली कहानी लेके आते हैं। सर 6 मार्क में दो बेनिफिट दो ड्रॉबैक विद कंक्लूजन, बेटा एक बेनिफिट दो ड्रॉबैक या दो बेनिफिट एक ड्रॉबैक भी इनफ है। सही। 6 मार्क में इतनी लंबी नहीं करनी होती। समझ गए बेटा बात को? Sir, what if they ask for the trend by drawing the 2 points and line? We figure out that inflation has had a minimal change between 2 points. However, if there was a lot of fluctuation in between, how do we write the answer? बेटा it doesn't matter कि आपकी minimal change है या straight जा रहा है। जब आप बात करते हैं ना कि ट्रेंड किस तरह निकलता है, तो ट्रेंड निकालने का तरीका यही है कि फर्स्ट पॉइंट कंपेयर्ड विद लास्ट पॉइंट। अगर तो लेट से मैं कहता हूं कि ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा, कहता जी फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट के साथ कंपेयर करें, कैसा ट्रेंड आ रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। अच्छा, या तो अगर वो आपको ऐसे बना के देता, वो आपको लेट से यू बना के देता, ठीक है, और वो कहता जी कंपेयर करो फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट के साथ, कोई ट्रेंड हमारे पास बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड आ रहा है, यानी कि कोई चेंज हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो ट्रेंड या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा या स्ट्रेट होगा। अब ये डिपेंड करता है क्या बना हुआ है, इसका एक नंबर है। जहां तक आपका दूसरी बात थी कि सर बीच में फ्लक्चुएशंस बहुत आ रही हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहां पर आपको दूसरा मार्क मिलेगा। समझ गए बात को? यही चीज यहां पर भी है कि ट्रेंड अपवर्ड है लेकिन बीच में वो ऐसा गिरना शुरू हो गया, कोई मसले वाली बात। क्लियर है? अच्छा बेटा, अब देखो, कल आप लोगों की वर्कशॉप है, कल से वर्कशॉप आप लोगों की स्टार्ट है, और आप लोगों का पेपर है कब? 14 को ना, नेक्स्ट वीक। सही है। अब हमारी क्लासेस जो है